जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, 1965, 1971 कारगिल, बालाकोट, पहलगाम और हम 2025 की बात कर रहे हैं। हर भारत पाकिस्तान क्लैश पिछले वॉर से ज्यादा डेंजरस क्यों हो जाता आया है? क्या जो हम इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करती हैं, एक ऐसा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट में कन्वर्ट होता जा रहा है जहां पर एक टेरर अटैक है, वो एक ड्रोन स्ट्राइक, एक जो मिसकैलकुलेशन लाखों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख सकता है। आज दुनिया के टॉप स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट जो है वो ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगला जो भारत और पाकिस्तान वॉर है वो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं होने वाला है, ये मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मिसाइल, ड्रोन, साइबर अटैक्स और एयर बेसिस, नेवल प्रेशर, सैटेलाइट सर्विलांस और सब कुछ जो है वो न्यूक्लियर सिग्नलिंग एक साथ ये नजर आ रहा है। और ये जो रिपोर्ट है ये foreignaffairs.com ने उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मई 2025 का कॉन्फ्रंटेशन था वो 4 दिन चला, और लेकिन दोनों ही तरफ जो मिसाइल चले, ड्रोन डिप्लॉय हुए, फाइटर जेट डाउन जो हुए, वो सारी रिपोर्ट्स आई। इसमें अब भारत का अपना क्लेम है, पाकिस्तान का अपना एक नैरेटिव चलता है। दोनों, अब भारत ने तो अपने जो साक्ष्य है वो सबूत है वो प्रोड्यूस किए, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक कोई सबूत प्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जो एक साइकोलॉजिकल जो यहाँ पर चीजें निकल कर आई हैं, पूरे ही जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट के मुताबिक ये जो है डिकेड का जो एक मोस्ट सीरियस कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू न्यूक्लियर पावर बन गया था। सबसे डेंजरस बात अब यहाँ पे ये कि दोनों ही कंट्रीज को ये बात लगने लगी कि वो दोनों पीछे नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्गर बन के निकले हैं। फॉरेन अफेयर्स बोलता है कि उनकी जो एनालिसिस है कि इंडिया ने डीपर जाकर स्ट्राइक की और एक डिटरेंस एस्टेब्लिश कर दिया। पाकिस्तान को भी लग रहा है कि उसके उन्होंने मिलिट्री को हमने एक सिंबॉलिक विक्ट्री कन्वर्ट की। अब जो पाकिस्तान उसके बाद से ही जिस तरह से एक्टिवेट नजर होता आया है, असम्बली ने भी कहा था कि इस बार भारत पे ईस्टर्न फ्रंट से वार करेंगे, और भारत का जो ईस्टर्न ये बॉर्डर है वहां पर हम बे ऑफ बंगाल और इस तरफ पूरी एक्टिविटीज भी देखेंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते वो डीपन हो रहे हैं, और चाइना, यूएस और ये पूरा एक्टिवेट हो गया। इनफैक्ट चाइना भी रिसेंटली जो ट्रम्प और शी समिट हुई उसके पीछे भी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो फॉरेन अफेयर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगला जो भारत पाकिस्तान युद्ध है वो बहुत बड़ा हो सकता है, और इसमें अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं कंटेन कर पाएगा इस बार। तो समझेंगे इसको थोड़ा सा। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे आज के खास मेहमान मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Jai Hind, Amber. Thank you so much for inviting me to your channel again. And congratulations to you and your team for reaching out to the listeners with very substantive, well analyzed issues. And wish you all the very best. तो जहाँ तक थैंक आपने यू जो सर। बैकग्राउंड दिए हैं उस बैकग्राउंड का तहत हम अगर आगे बढ़ेंगे, चंद खुदों को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आगे की तरह उसको जी। सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ये हमें, क्योंकि करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन या जो इवेंट हुआ है वो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के जो टीम है वो चाइना गए थे, और चाइना में जितने सारे पहलू थे, कोई भी पहलू में कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक सक्सेस, मतलब उभर के आउट ऑफ ऑर्डिनरी जो है, ऐसा कोई चीज उन्होंने सफलता हासिल नहीं किया है। और जितना उम्मीद किए गए थे उसके बराबर क्या, उसके उस डायरेक्शन में वो जा नहीं पाए हैं, क्योंकि 10 साल 15 साल पहले अमेरिका के पास जो लेवरेजेस होते थे वो लेवरेज आज के दिन में कोई नहीं रहा, और चाइना के पास ज्यादातर लेवरेजेस थे, और चाइना के डिक्टेट्स पर ये सारे कुछ समिट प्रोग्रेस किया गया है और समाप्ति हुआ है। तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा डोनाल्ड ट्रंप का जैसे 400 कंपनी जो बीफ बेचते थे उसको बैन किया था चाइना, उसको रीओपन करना चाह रहे थे। उनके 500 बोइंग खरीदने का प्रपोजल चला था, काफ़ी आगे बढ़ गए थे। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ, काउंटर टैरिफ के वजह से काफ़ी 150-200 तक पहुंच गए थे टैरिफ का परसेंटेज, उसके वजह से वो बंद हो गया था। अभी जो ओपन सोर्स मीडिया के मुताबिक उन्होंने कुछ इंडिकेट किया है जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट, 200 बोइंग खरीदेंगे, लेकिन कोई उसका लिखित रूप में या जॉइंट स्टेटमेंट के रूप में नहीं निकला है। उसके बाद जो उनका जो
क्या बोलते हैं, सोयाबीन 25 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर 3 साल के लिए, 3 साल का, ये सारे चीजें जो है वो 3 साल जो लागू होता है 3 साल के लिए, वो अमेरिका से खरीदेंगे। लेकिन उसका भी कोई लिखित या जॉइंट स्टेटमेंट नहीं है जिसको आप फॉलो अप कर सकते हो, जैसे मिनट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस होता है, वो नहीं है अभी तक। और इसी तरह पोल्ट्री, पोर्क, अलग अलग एग है, कॉर्न है, और इसी तरह उनका एक बोर्ड ऑफ, बोलते हैं कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और बोर्ड ऑफ ट्रेड। बोर्ड ऑफ ट्रेड आम हमारे जो दर्शकों को समझने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बोर्ड ऑफ ट्रेड को आप अपना ध्यान ले लीजिए। 15 जनवरी 2020 को डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से एक कमिटमेंट लिया था जिसको वो कहता है कि फेज 1 ट्रेड डील 1, ट्रेड डील का ये फेज 1 एक शुरू हुआ था। तो क्या था वो कहते थे कि 31 दिसंबर 2021 तक चाइना और यूएसए के बीच में जितना ट्रेड हो रहा है, सबको मालूम होगा कि ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के फेवर में चल रहा है, ट्रेड सरप्लस चाइना के ये में चल रहा है। काफी पहले ऊंचे रकम का चल रहा था, आजकल थोड़ा कम हो गया है क्योंकि ये सैंक्शन प्लस ये जो टैरिफ वगैरह इंपोज किए हैं जिसकी वजह से कम हुआ है। ट्रेड डेफिसिट कम होके 201.1 बिलियन डॉलर हो गया है। ये लास्ट ईयर का जो मैं बता रहा हूँ 2025-26 जो खत्म हुआ है अभी। सो ये काफी ऊंचे रकम का हुआ करता था। तो उनका ये कहना था कि ओवर एंड अबव जो रूटीन ट्रेड चल रहा है जितना, चाहे 500 हो या 600 बिलियन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टोटल मैं कह रहा हूं, तो ये जो है चाइना विल बाई goods worth about $200 billion between 15th of January 2020 to 31st December 2021। अब मेरे खबर के मुताबिक उन्होंने कुछ खरीदा नहीं, लेकिन अभी धीरे धीरे ओपन सोर्स से आ रहा है कि खरीदा कुछ है, लेकिन इट वाज ह्यूजली डेफिशिएंट, काफी शॉर्ट ऑफ जो ऑब्जेक्टिव था। ठीक है ना। सो मैं तो ये कहता आ रहा था कि शायद चाइना ने कुछ नहीं खरीदा है, उन्होंने बेवकूफ बना दिया। कहने का मतलब ये, चाइना के साथ जो भी कमिटमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, चाइना इज नॉट ओब्लाइज्ड टू फॉलो देम। वो भी एक ग्लोबल पावर है, अपना मन मर्जी के मुताबिक, नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसको देखना पड़ेगा। कोई एक जगह मैंने पढ़ा हूं कि 100% ना लेके उन्होंने करीब 58% के करीब उन्होंने खरीदा है, 100% नहीं, मतलब 200 बिलियन डॉलर का नहीं लिया है, 200 बिलियन का 58% जितना हो जाता है उतना उन्होंने ये किया है। सो बेसिकली 120 बिलियन के आसपास इतना बनता है, तकरीबन 115-120 बिलियन डॉलर। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसके अलावा जो मेन इश्यू जो डोमिनेट हुआ था उनके डिस्कशन के बीच में, वो था क्या, आपका ताइवान के बारे में चाइना ने बोल दिया था 4 रेड लाइन, एक ह्यूमन राइट्स का है, एक ताइवान का है, एक वो जिनजियांग और तिब्बत में जो कुछ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ वो कुछ पॉइंट्स रेज करते हैं, वो एक है। लेकिन मेन इशू था कि ताइवान के बारे में वो कोई इशू चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, वो एक रेड लाइन है। इसके बावजूद भी इनका दोनों के बीच में कुछ डिस्कशन हुई है, और जी ने उनको पूछा है, किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, कि क्या अगर हमला होता है कि ताइवान को आप डिफेंड करोगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब इसलिए नहीं दिया, हमारे दर्शकों के लिए ये बताना जरूरी है कि अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक एक TRA 1979 है, ताइवान रिलेशन एक्ट 1979। वो ताइवान रिलेशन एक्ट, इसके साथ काफी सारे पहलू हैं, और पहलुओं के साथ एक 6 पॉइंट एश्योरेंस, ये एक है एश्योरेंस। वो एश्योरेंस बाद में जाएंगे, लेकिन मेन इशू TRA 79 का ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी ना। हाँ, मतलब चाइना +1 जो कहते हैं, वो मानते हैं कि ताइवान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, और साथ ही ये भी कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी में कि ताइवान का रीयूनिफिकेशन जो होगा, जोर जबरदस्ती कोएर्शन की मेजर से नहीं होगा, शांति के जरिए से होना चाहिए। अगर शांति भंग होगा तो फिर यूएसए मजबूरन ताइवान को सपोर्ट करते रहेगा। सपोर्ट का इसका मतलब उनका $25 बिलियन का सैंक्शन हो रखा है, 11 बिलियन पिछले साल उनका सैंक्शन हथियार देने का है, 14 बिलियन का अभी पेंडिंग है। यही चीज वो डिस्कस करने जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ। उन्होंने पूरा बिल्कुल रेड लाइन लगा दिया, वो डिस्कशन हो नहीं पाया है। अगर हुआ है तो खुलासा नहीं है, ये क्लासिफाइड है।
और क्लासिफाइड इसलिए है क्योंकि कांग्रेस में ये इसका बिल लेजिस्लेट किया जाएगा, पास होगा। $14 बिलियन का जब जाता है तो चाइना तो इसको सही तरीके से लेगा नहीं, सकारात्मक विचार से। तो ये एक रिलेशनशिप ये बिगड़ने वाला है, ये वाला। और यूएसए क्यों, इसको समझना एक सेपरेट चैप्टर है, अलग पॉडकास्ट में बताऊंगा। ताइवान आज के दिन में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 नवंबर 1 वीक को जो पब्लिश हुआ था यूएसए का, उसके मुताबिक पिछले कोई सालों 10-20 साल से वो चाइना को एक नंबर 1 एडवर्सरी के तौर पे दिखाते गए हैं। और ये पहली बार काफी समय के बाद उन्होंने एक इस किस्म की एक इकोसिस्टम और एक वातावरण दिखाया है, जिससे चाइना को कह डाला है कि आपको जो करना है ताइवान के साथ करिए, लेकिन आप अटलांटिक पार करके मोनरो डॉक्ट्रिन, मोनरो में पूरा अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका आता है, उसके ऊपर कोई दखल अंदाज करने का कोई हक नहीं है। ये पूरा अमेरिका का है और अमेरिका इसको कब्जा नहीं तो कंट्रोल करेगा, डोमिनेट करेगा। इसलिए क्यूबा में जो कुछ हो रहा है वो चाइना के लिस्निंग पोस्ट खूब सारे हैं, रशिया का भी खूब सारे लिस्निंग पोस्ट हैं, घुसपैठ ऑलरेडी कर चुके हैं, हिजबुल्लाह सुनने मिला वहां बैठे हुए हैं, IRGC जैसे वेनेजुएला में बैठे थे वहां पे भी कुछ रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है नहीं। सो हमास का भी प्रेजेंस उधर देखने में मिला है, रिपोर्ट आ रहे हैं। सो ये उसको वो पूरा क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पे निकल के उनका इरादा है या नहीं है मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पक्का हरकत क्यूबा में स्टार्ट हो चुका है। उसको इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करके उसका जो ऑयल सप्लाई है कंप्लीट क्यूबा में, जो लाइट है 24 घंटे में से मुश्किल से 2 घंटे अवेलेबल होता है। हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह वगैरह वो भी धीरे धीरे बंद होते जा रहा है। अभी $100 मिलियन का एड यूएसए ने कुछ प्रस्ताव रखा है, शायद उसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उसके बिना वो जी नहीं सकते हैं। काफ़ी सारे महम होने जा रहा है और नुकसान होगा क्यूबा को। इन चीज़ों को मद्देनजर रख के क्यूबा के पास रास्ता कुछ है ही नहीं, वो यूएसए के नीचे आएगा वो। और इसी चीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा दे के मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना के साथ और भी जो चीज़ें डिस्कशन हुए हैं, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट और इनका जो यूएसए का जो डोमिनेशन है, यूएसए कह रहा है कि इट वांट्स टू डोमिनेट एज अ सुपर पावर, इट विल हैव द लास्ट से। और चाइना कह रहा है, जी अपना स्पीच में बोल दिया, थ्यूसिडाइड ट्रैप, जो बार बार आपके पॉडकास्ट में मैं काफ़ी बार इसको, थ्यूसिडाइड एक ग्रीक के हिस्टोरियन होते थे, उन्होंने ये लिखा था कि कोई भी एकम्प्लिश्ड पावर, कोई राइजिंग पावर को अपने एड़ी तक या अपने घुटने के आसपास तक आने का कभी अलाउ नहीं करेगा। ये वही उदाहरण इसके साथ अगर आप ताल्लुक रखते हैं, देखिए चाइना और यूएसए के बीच में इतना कंपटीशन हो रहा है, तो जी के मुंह से इस बार पहली बार नहीं, ये 2012 या 13 को जब अमेरिका गए थे उस समय भी उन्होंने जिक्र किए थे थ्यूसिडाइड ट्रैप। थ्यूसिडाइड ट्रैप ये कहता है कि अगर वो अलाउ नहीं करेगा तो ये दिखा गया है पिछले 500 साल में करीब 16 उदाहरण है, जिसको प्रोफेसर ग्राहम एलिसन है, यूएसए के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इन्होंने एक एक करके स्टडी किया है, देखा कि 16 में से 12 केसेस हैं जो एक दूसरे के साथ टक्कर हुई है। यानी कि राइजिंग पावर एक एस्टेब्लिश्ड पावर को डिस्प्लेस करके उसका स्थान को पे आना, ये जो प्रयास करता है, ये आपस में टक्कर के वजह से लड़ाई हुई है। इट इज इरप्टेड इनटू सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। सो ये चाइना का प्रीमियर कह रहे हैं या उनका जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं जी कि जरूरी नहीं है कि थ्यूसिडाइड ट्रैप के मुताबिक हमेशा लड़ाई होगा। वो कह रहे हैं कि विद इन द स्फीयर ऑफ, एक अमेरिका कह रहा है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और ये कह रहा है कि स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक, उसको बोलते हैं कि इनिशिएटिव। एक होता है कलेक्टिव इनिशिएटिव, एक होता है इंडिविजुअल इनिशिएटिव। वो जो इनिशिएटिव अलग ले रखे हैं, एक है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। चाइना कह रहा है कि दोनों, आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इनका जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो दोनों अपना अपना पहलू और आइडियोलॉजी के मुताबिक अपना अपना स्पीयर और मोटिव के साथ दोनों देश प्रगति कर सकते हैं, कोई टक्कर होने की कोई जरूरत नहीं है। और इनके पास क्या है, इनके पास यह है कि BRI,
ठीक है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रोड्स, सिल्क रोड या सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेन लाइन, पाइपलाइन जैसे वो बनाते जा रहे हैं। आज के दिन में 145 कंट्रीज के साथ उनका BRI प्रोजेक्ट है। 1.54 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा हो चुका है। कोई कोई जगह आपको 900 800 मिलेगा, एक्चुअली 1.54 ऑलरेडी कमिटेड है ग्राउंड के ऊपर। वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हाँ, ट्रेड पहले अमेरिका का स्ट्रेटेजी है जियोपॉलिटिक्स, इनका स्ट्रेटेजी कहता है कि जियो इकोनॉमिक्स। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक के जरिए से आप देखिए, ये 157 कंट्रीज के साथ आज के दिन में चाइना ट्रेड कर रहा है, और 157 में से करीब करीब 120 देश हैं, करीब करीब, एग्जैक्ट मैं भूल गया हूं, लेकिन है 120 के आसपास। इनके साथ चाइना का ट्रेड सरप्लस चल रहा है। ट्रेड सरप्लस विद यूएसए, ट्रेड सरप्लस विद इंडिया, ट्रेड सरप्लस साउथ ईस्ट एशिया, अलग अलग कंट्रीज के साथ। तो इसकी वजह से क्या है, उनका धीरे धीरे डोमिनेंस, अमेरिका इसको डोमिनेंस देख रहा है कि उनको डिस्प्लेस करने की। इसलिए अमेरिका का हर एक्शन जो है, वेनेजुएला हो, ईरान हो, वो कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ एक इरादा है, वो है उसको पुश बैक करना चाहता है चाइना को। ठीक है ना, तेल के जरिए से, जैसे पेट्रो डॉलर डोमिनेंस कम होते जा रहा है, तो पेट्रो युआन बहुत टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे शुरू हो गया है। 41 से ज्यादा देश हैं जो पेट्रोल को खरीद रहे हैं। पेट्रो डॉलर जब से वो खंडन हो गया है, 1973 में सऊदी अरेबिया और यूएसए के बीच में साइन हुआ था, और ये उनका 50 साल हो गया। कब? ये 2025 को, तब 24 को, तो 24 को क्राउन प्रिंस ने अनाउंस किया था कि कोई भी देश उनसे तेल, क्रूड ऑयल या कोई भी गैस हो, ये नॉन डॉलर करेंसी में खरीद सकते हैं। इसी तरह मदुरो ने 2018 को वेनेजुएला में अनाउंस किए थे। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये डॉलर का डोमिनेंस पीक पीरियड में 86% था, पेंडेमिक के टाइम में 54% हो गया था, बड़े मुश्किल से अभी 57% हुआ है डोमिनेंस एज इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी। तो ये अगर डोमिनेंस कम होते जाएगा, उससे क्या होगा कि थोड़ा दबाव आ जाता है किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर, एंड एज अ सुपर पावर इट विल नॉट बी एबल टू असर्ट इट्स डोमिनेंस। तो इसीलिए ये खतरा है, ये गेम चल रहा है, ये गेम तो चाइना यही कर लेकिन रहा सर एक गेम तो चल रहा है सर। पाकिस्तान जो है वो यूएस और चाइना। जी सर, जी या इसी इश्यू पे आ रहा हूँ ये, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑलराउंड आपको पर्सपेक्टिव बोल के तब आएंगे पाकिस्तान, तब आप समझ पाओगे। तो ये जो डोमिनेंस वाला कहानी है, चाइना कह रहा है कि मैं जाऊंगा BRI, चाहे आपको लगे कि मैं स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट कर रहा हूँ इंडिया के चारों तरफ, लेकिन मेरा BRI है, मैं लोगों के तक पहुंचना चाहता हूँ, लोगों का वेलबींग के ऊपर देखना, ये उसका पर्सपेक्टिव है कि उनके वेलफेयर के बारे में चिंता। वेलफेयर आप समझ पाएंगे क्या होता है, डेट ट्रैप में सबको फंसा के, चाहे आप श्रीलंका की बात करिए, मालदीव्स की बात करिए, पाकिस्तान एक लाइव एग्जांपल है, नेपाल के साथ ये हो रहा है, बांग्लादेश के साथ यही हो रहा है। तो ये स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट किसको देख रहा है? अमेरिका को। लेकिन चाइना कह रहा है कि ये मेरा जो है एक प्रभाव है, मैं भी एक राइजिंग पावर हूँ, लेकिन मैं आपके साथ टक्कर नहीं करना चाहता। मेरा एम है 2049 तक रीजुविनेट ऑफ मिडिल किंगडम करना चाहता हूँ। मेरा देश का जो ग्लोबल पावर की स्टेटस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मैं लोगों के बीच में बढ़ाना चाहता हूँ। तो हर चीज आप मिलिट्री माइट का देखिए, आप स्पेस कैपेबिलिटी देखते हैं, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म, कोई भी जो बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी उदाहरण आप लेते हैं, आप देखेंगे चाइना पिछले 10-15 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया है। रेयर अर्थ एलिमेंट, सो ये जो चीज चुनौती हो रहा है, तो अमेरिका को लग रहा है कि उनका जो सुपर पावर स्टेटस, और ये भी कह देना चाहता हूं कि कोई भी सुपर पावर अपना सुप्रीमेसी और अथॉरिटी को हराना नहीं चाहिए। तो इसी की वजह से उसमें ईरान का जो बात मसला आया, तो ईरान के लिए उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि यस वो मदद करेंगे ये ब्लॉकेड को, या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंटरनेशनल वाटर बनाने में, ताकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के साथ हर एक वेसल जा सकता है और आ भी सकता है, और लड़ाई को समाप्ति करने में वो मदद करेंगे। लेकिन किस हद तक होगा मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि लड़ाई का ऑलरेडी क्लैरियन कॉल अनाउंस हो गया है, अभी वो अटैक शुरू होने जा रहा है। आप ही थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यूएई और ईरान के बीच में कोई एक न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर ऑलरेडी ड्रोन अटैक, जी न्यूक्लियर प्लांट है जी, बराका यूएई में। सो वो पहलू है। एक पहलू आ जाता है जो आपने मेन इशू उठाया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहीं पे बाकी समय इसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर से एनालाइज करेंगे ना। आप ध्यान आपका अपना बांग्लादेश की तरह ले लीजिए।
बांग्लादेश को इलेक्शन होते हुए सक्सेसफुली, कितना फरवरी को हुआ था, मार्च अप्रैल, हम मई में आ गए हैं, करीब 2.5 महीना करीब हो गया है। रहमान साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका विजिट अभी होने जा रहा है, वो होना था मिड ऑफ मई, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं है, उनको चाइना जाना है। और साथ ही ये भी सुनने में मिला है कि 10 मई को इनका कराची बेस्ड जो जमायती वीमेंस विंग का जमायती के जो हेड हैं डॉक्टर सीमा मलिक, ये ढाका में आके पहुंचे हैं अपने जो ग्रुप के साथ। और आके पहुंचने के बाद जमायती इस्लाम का जो फैलाव है, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ साथ आप दक्षिण दिनाजपुर से लेके उत्तर दिनाजपुर तक पूरा कॉरिडोर से, अगर रंगपुर डिवीजन का जो बॉर्डर एरिया है, ये पूरा साथ साथ आपको दिखेंगे। ये उनका विजिटिंग शेड्यूल हो गया है, लेकिन ढाका में सबसे पहले मीटिंग। नंबर 1, जमायती इस्लाम का जब नाम लेते हैं, हमें समझना निहायती आवश्यक है। ये जो बोल रहे हैं ना कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म या रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, रेडिकलाइजेशन मतलब एक्सट्रीम काइंड ऑफ वायलेंट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उसमें वीमेन को वो पर्दा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, नौकरी नहीं कर सकते हैं, टीवी एंकर नहीं कर सकते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते हैं, पढ़ने नहीं जा पाएंगे, कोई नौकरी नहीं कर पाएंगे, मतलब अलग अलग पाबंदियां होते हैं। और काफी सारे घरेलू मसला होता है जिसमें औरतों के ऊपर और लड़कियों के ऊपर, जैसे अफगानिस्तान में अभी हो रहा है, ह्यूमन राइट्स तो ना के बराबर क्या, बिल्कुल है ही नहीं, कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। तो ये शारिया लॉ बोलते हैं उसको, शारिया लॉ ये अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो बुनियादी चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुस्लिम ब्रदरहुड, ये है केंद्र बिंदु। मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट में शुरू हुआ था 1928 से। ये एक सॉफ्ट और पैसिव जरिए से अपना जो फिलोसॉफी है शरिया लॉ को बढ़ाना चाहते हैं। पैसिव लॉ कैसे, जैसे उन्होंने गाजा में स्टार्ट किया था 70s में, कैसे छोटे छोटे क्लिनिक स्टार्ट किए, लाइब्रेरी, उसके बाद मॉस्क बनाने लगे, मतलब इतना स्पिरिचुअल एक्टिविटी दिखाते रहे कि लोगों को मन में बदलाव लाने के लिए, एंगेज करके रखने के लिए उनको अल्लाह के जरिए से वो ले जाएंगे, और कोई वायलेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं। तो ऐसा ही ये स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ये रेडिकल मेथड स्टार्ट होता है। ऐसा स्टेज आया कि ये जो हमाज हमाज हम बोलते रहते हैं, आज उनका एक ऑफिस खुलने जा रहा है ढाका में, हमाज का मैं बता रहा हूँ। इसी तरह कुछ दिनों के बाद हिजबुल्लाह भी आ जाएंगे। लेकिन ये कतर और टर्की का मदद लेते हुए बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का जो ISI है, ये इसकी घुसपैठ और फैलाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन रिजल्ट हुआ है, एज ए मिलिट्री मैन मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये भी जो अभी रिजल्ट हुआ है, दूसरे पार्टी जो उन्होंने जीते हैं, ये जमायती के इंटरेस्ट के बरखिलाफ है। वो चाहते हैं किसी भी तरह वो टक्कर, बिना टक्कर करके, बाय स्लो पैसिव मेथड, इंक्रीमेंटल स्टाइल से इस तरफ हरकत करें थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिकलाइजेशन। हिंदुस्तान के अंदर चाहे असम हो, चाहे वेस्ट बंगाल की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हो, चाहे झारखंड हो, कोई बिहार हो, उड़ीसा में आने वाले समय में इसको धीरे धीरे फैलाते जाएंगे। हो सकता है कि कोई ऐसे बम ब्लस्टर वगैरह कोई एक्टिविटी ना हो, लेकिन स्लो मेथड से वो अपना डोमिनेशन बढ़ाते जाएंगे। कार्टोग्राफिक वॉरफेयर, मैप के जरिए से, अखबार में कोई ऐसा चीज छाप देते हैं, जैसे व्हाइट कॉलर जॉब के जरिए से ऐसा संस्था के अंदर प्रवेश करेंगे जहां पे काफी सस्पिशियस एक्टिविटीज अचानक पकड़ में आएगा, चाहे आप बॉम्ब डिस्पोजल की बात करिए या इंफॉर्मेशन डीलिंग के साथ या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है जिसको मैं डेविल ट्रायंगल की प्रभाव। डेविल ट्रायंगल क्या है? एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक चाइना। ये जो 19 जून 2025 को ये कुनमिंग में एक मीटिंग हो रहा था, मेगा इवेंट था, उसके साइडलाइन में तीनों देशों का जो फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल, उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तीनों देशों का जो सीनियर ओहदेदारों को बुला के वहाँ पे एक कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसका इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के नाम पे उसको कुछ उन्होंने एग्रीमेंट, कमिटमेंट ले रखे हैं। इसी को आप जोड़िए 5 अगस्त 2019 को जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ था हिंदुस्तान का 370 और 35 अल्फा, उसके तुरंत 5 दिन के बाद 9 अगस्त 2019 को
पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रश किए थे कहाँ पे, चाइना में। उन्होंने एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाया था, ये जो एवरगेशन हुआ था, और नए मैप हमने दिखाया था पूरा विश्व में। एक था लद्दाख का यूनियन टेरिटरी और एक जम्मू एंड कश्मीर का एक मैप था। तो ये जो दोनों चीज़ों का एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाए थे, अपना ध्यान ले लीजिए। तुरंत उसी के बाद आप देखे होंगे, चाहे आप पूंछ की बात करिए या राजौरी की बात करिए या कठुआ की बात करिए, धीरे धीरे फैलते गया रिवाइवल ऑफ प्रॉक्सी वॉर। ये प्रॉक्सी वॉर जो है पीर पंजाल रेंज के साउथ में काफी साल तक, 10 से 15 साल तक ये काफी डोरमेंसी स्टेज आ गया था, मतलब काबू में आ गया था। लेकिन ये धीरे धीरे उसको शुरू करके तो किश्तवाड़ की तरफ से घूम के फिर वैली फ्लोर में JNK यानी कि श्रीनगर की वैली फ्लोर के अंदर प्रवेश किए। और इसी के साथ ही उन्होंने ये कब हुआ था, ये 2019 के आसपास स्टार्ट हो गया था। और साथ ही ये 15 जून 2020 को गलवान इंसिडेंट हुआ। गलवान इंसिडेंट के साथ क्या हुआ, ये जो एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ चल रहा है, ठीक है ना, ये स्टैंड ऑफ अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। और ये सारे बिंदुओं को अगर जोड़ते हैं, और 5 अगस्त 2024 को क्या हुआ आप सबको मालूम है, शेख हसीना किस तरह वहां से भागे थे, हिंदुस्तान में आए थे, उनको भगाया गया था, वो भागे नहीं थे, उनको भगाया गया था, मैं तो ये कहूँगा। और उसके बाद यूनुस का जो डोमिनेंस है USA के जरिए से, और इसके बाद आप अगर छोटे छोटे बिंदु जोड़ेंगे तो फिर 19 जून 2025 को आपका एक मीटिंग कहाँ हुआ था, कहाँ पे, इधर हुआ था कुर्मिंग में। और इसी के बीच में उनका जो वांगी है, जो फॉरेन मिनिस्टर किसका, चाइना का, वो आए थे विजिट के लिए हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने के लिए, फिर पाकिस्तान गए, फिर अफगानिस्तान में गए थे। तो ये जो है काफी काफी गहरा प्लान चल रहा है, काउंटर स्ट्रेटजी। और उसके बाद मुनीर साहब का जो फील्ड मार्शल बनना, एंड होता है पहलगाम का चीज 2025 को पहलगाम के बाद ये जब हुआ, देन व्हाट हैपेंड कि ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम तो क्या, हम जीत गए हैं, उनका हरा दिए हैं, लेकिन वो अपने आप प्रमोशन दिला के फील्ड मार्शल। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 27 हो जाता है, जिसके तहत सारे पावर अपने हाथ में ले जाते हैं और पूरा इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं। इस किस्म की स्टेटस ले रखे हैं, कोई उनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट नहीं हो सकता है, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, वो कोई भी डिसीजन लेंगे। और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच खोल दिया, सुप्रीम कोर्ट को इग्नोर करके, मार्जिनलाइज करके दूसरा कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खोल दिया है। उसमें जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्शल हुक्म देते हैं, तो उसको बरकरार या बढ़ावा देने के लिए या उसको ऑथोराइज करने के लिए इसकी मदद लेके वो प्रोमुलगेट करना चाहते हैं, ठीक है नहीं। सो ये सारे जो डेवलपमेंट हुआ है, ये बड़ा सिस्टमेटिकली हो रहा है। ये बहुत बड़े रकम की प्लान करने जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर में उनको झटका लगा है, ये झटका उनको हजम नहीं हुआ है। जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, 93,000 PW जो हुए थे, ये अभी तक हजम नहीं हो रहा है। इसके बदलाव में तो उन्होंने बोला था, देखा था कि भाई जब कन्वेंशनल वॉर के जरिए से हिंदुस्तान से वो जीत नहीं सकते हैं, जम्मू कश्मीर को लिबरेट करके पाकिस्तान के साथ जोड़ नहीं सकते, तो उन्होंने देखा जो 1979 to 89 का तजुर्बा था अफगानिस्तान में, प्रॉक्सी मुजाहिद को इस्तेमाल करते हैं, प्रॉक्सी वॉर के जरिए से उन्होंने पूरा रशियन फोर्स को वहां से धकेल के बाहर भेजा था, वापस किया था रशिया में। इसी तरह, और वही प्रॉक्सी वॉर के जरिए से उन्होंने अमेरिका को वहां से निकाले, ठीक है ना, वही तालिबान। तो उसी को वो हिंदुस्तान के खिलाफ बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता हासिल हुई नहीं है। अभी वो ईस्टर्न फ्लैंक से बांग्लादेश का इस्तेमाल करते हुए वो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई शुरू करना चाहते हैं। वो किस किस्म की लड़ाई होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लश्कर-ए-तैयबा और दूसरा है जैश-ए-मोहम्मद। लश्कर-ए-तैयबा के साथ जोड़ा हुआ है, जैश-ए-मोहम्मद ऑलरेडी जुड़ी हुई है। आप 2 उदाहरण ले लीजिए। अगर देखते हैं पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर 2001 को, और ये होता है ताज होटल का जो अटैक होता है मुंबई में 26/11, अलग एक जैश-ए-मोहम्मद डोमिनेटेड, एक है लश्कर-ए-तैयबा के डोमिनेटेड, ठीक है। सो ये दोनों के साथ अभी ISI तालमेल करके, आइसिस भी जुड़ा हुआ है, अल-कायदा भी है, हमास का आने का रिपोर्ट आ रहा है। ये पूरा जो है तालमेल बढ़ा के रोहिंग्या का जो उधर 4 ग्रुप्स में अलग अलग से 4 अलग अलग ग्रुप में, उनका भी ट्रेनिंग अब बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ साथ जहां पे उल्फा के कैंप्स हुआ करते थे, 4 कैंप होते थे पहले,
4 में से 2 कैंप में अभी ट्रेनिंग लागू है। और ये सुनने मिला था वेस्ट बंगाल इलेक्शन के टाइम में ये कुछ धड़ धड़ाके कुछ बम फुटाना चाह रहे थे, कुछ सीरियल ब्लास्ट करना चाह रहे थे। ये तो हमारा सिक्योरिटी एजेंसी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने प्रोएक्टिव एक्शन लिया है और लूप के आगे रह रहे हैं। कोई चीज होने से पहले अभी ऐसा स्टेप लेते हैं ताकि इसको रोकने में कामयाब हुए हैं, तो इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं अपने मेरे स्टडी के मुताबिक ये, चाहे आप कितने भी तारीफ करें फिर भी कम, लेकिन ये तारीफ जो है दिमाग के अंदर कीड़े की तरह घुसना नहीं चाहिए, डबल डाउन और करना चाहिए हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को। चाहे एनआईए की बात करिए, रॉ की बात करिए, आईबी की बात करिए या सीआईडी की बात करते हैं या कोई भी आईबी, जितने भी सारे एजेंसीज हैं सबको मिलजुल के, क्योंकि देश का सिक्योरिटी ऐसा एक नाजुक परिस्थिति या ऐसा स्टेज पे अभी गुजर रहा है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। यहां तक आपके माध्यम से मैं ये भी एक सलाह देना चाहता हूं, अभी अभी ये तेल की महंगाई बढ़ने की वजह से, वेस्ट एशिया की लड़ाई की वजह से प्रधानमंत्री जी उन्होंने कुछ स्टेप लिए हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग स्टेप लिया गया है। मैं तो ये कहूंगा कि मेरे विचार के मुताबिक एज ए स्टूडेंट ऑफ जियो, मेरा पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ लेना देना नहीं है, प्रधानमंत्री जी एक टारगेट बने हुए हैं। पाकिस्तान का आईएसआई जो है, मेरे खबर और रिसर्च के मुताबिक स्नाइपर्स को इन्फिल्ट्रेट किया गया है दिल्ली के अंदर, एनसीआर में। इनके कंप्लीट विजिटिंग और आइटिनरी को ऑलरेडी ये पेनिट्रेट कर चुके हैं उनका सेक्रेटरीट में, तो इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का जो गाड़ी गुड़ी कुछ कहीं कटौती हो रखा है, कहीं पढ़ रहा था अखबार में या कहीं पे, ये बिल्कुल नहीं है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर करीब 5-6 है, एक डिफेंस मिनिस्टर, ये उसको प्राइमरी टारगेट बना रहे हैं। स्नाइपर के को सारे प्रिवेंटिव मेजर लेना निहाती आवश्यक है, ठीक है ना, चाहे बुलेट जैकेट हो या आपको हेलमेट जो है गार्डेड ये करना चाहिए। मैं सिर्फ देश की हमारी जो लीडरशिप है ये अभी टारगेट करने जा रहे हैं, तो इसमें यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट जो चाइना का है इसमें जुड़ा हुआ है, और आईएसआई जुड़ा हुआ है, और मैं ये कहना चाहता हूँ सीआईए जुड़ा हुआ है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है टर्की भी जुड़ा हुआ है सर, टर्की और सीसीपी भी है सर। इसमें टर्की का एनसीसीपी आप जो कह रहे हैं सब जुड़े हुए हैं, इसलिए ये खतरा जरूर है। आपकी बात में आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने में मेरे को टाइम लगा, थोड़ा माफ करिएगा, क्योंकि हमारे नहीं सर, नॉट एट ऑल सर, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तभी तो हम लोगों को पूरा ये समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या है। और इस बार जो है आम जैसे होता है ना, जैसे पहलगाम टाइप 26 लोगों को धर्म और जाति और धर्म का मुताबिक अलग करके उनको मारा, ये अभी इस बार जो है और कोई नए किस्म की करने जा रहे हैं। हो सकता है कि जैसे यूक्रेन स्पाइडर वेब किया था, 4.5 या 5.5 हजार किलोमीटर रशिया के टेरिटरी के अंदर घुस के, और उन्होंने ड्रोन के जरिए से स्ट्रेटेजिक बॉम्बर 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके देशों के ऊपर अटैक करते हैं, इनको सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इस तरफ हो सकता है खतरा तो हमारे पास, क्योंकि ये जो आपने ऑपरेशन सिंदूर को दौरान, जैसे इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका गोल्डन डोम बना रहा है, हमारा सुदर्शन चक्र बनते बनते 2035 तक, लेकिन हम पीछे नहीं है। मैं एक लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे पास जितना है इतने के साथ हम पूरा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, और लेकिन इसमें हर सिटीजन, हर नागरिक का एक जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी निभाना निहाती आवश्यक है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप जो है या पुलिस वाले हैं या आर्मी वाले हैं ये काफी है। सबको थोड़ा सा चौकस रहना है, देखना है कि कहीं पे भी कोई अनटूवर्ड एक्टिविटी या हरकत होता है। आजकल बैंक से पैसा ये जो हो रहा है ना, अलर्ट आ रहे हैं, पैसा जो खाली हो जाता है, वो अलग अलग किस्म के साइबर अटैक हो रहे हैं, होने लगे हैं अलग अलग किस्म के। अभी आता है कि लॉकडाउन, बैंक लॉकडाउन या कंट्री लॉकडाउन का कुछ आ रहा है, इस किस्म की जो आपके सोशल मीडिया में आते हैं, से कोई भी लिंक को आप मत दबाइए, उसको आप 2-3 जना जो जान पहचान है उनसे बात करिए। पुलिस वालों का एक साइबर, हर एक पुलिस स्टेशन में, मेट्रोपोलिस या बड़े बड़े टाउनों में हर एक पुलिस स्टेशन में एक साइबर का सेल खुल गया है, आप जाइए उनके साथ कॉन्टैक्ट। मेरे पास इस किस्म के आ रहा है, एक डिजिटल अरेस्ट वारंट आता है, वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ओटीपी दे दो। तो मेरा रिश्तेदारियों के साथ हुआ है, वो कहीं किसी को कुरियर को बुलाए थे, कुरियर ने
बोला कि मैं घर भेज दिया हूँ किसी को, बोलते कि भाई अब पहुंच गया कि नहीं, पहुंचा था नहीं पता नहीं, उन्होंने ओटीपी ले लिया। और मेरे जो रिश्तेदारी में वो खुद ही आईटी क्वालिफाइड है, काफी सीनियर ऑफिसर है, बाकियों का लेक्चर देते हैं, लेकिन वो कुदरती चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे ओटीपी दे दिया, जैसे ओटीपी दे दिया 4 लाख निकल गए। फिर तुरंत 1 घंटे के अंदर उन्होंने बताया मेरे को, फिर मैंने कोई डीजीपी साहब पंजाब से बात की है, फिर राजस्थान से 4-5 राज्य से बात करके 4 लाख में से उनका 3,75,000 काफी अमाउंट मतलब रिकवर हो गया था। ये सही टाइम पे एक्शन लेना है, सबको अलर्ट रहना है, ये ठीक है नहीं, बिल्कुल सबके सर, बहुत सर जो सामने आते हैं, तो ये सारे हमें इन चीजों को दिमाग के अंदर बिठा के रखना है। ये कुछ बड़े रकम के होने जा रहा है, और क्या होगा बड़े रकम का, क्या कन्वेंशनल अटैक होगा या नॉन कन्वेंशनल अटैक होगा, मेरे विचार के मुताबिक इट विल बी अ मिक्स ऑफ 2 to 3 थिंग्स। मैं टाइम टू टाइम बोलते आ रहा हूं, सर क्रीक को आप नजरअंदाज मत करिए। सर क्रीक एक बहुत सेंसिटिव जगह है, अलग से हम डिस्कस करेंगे, टाइम होगा। उसके कैसे वो अपना बिल्डअप कर रहे हैं, पाकिस्तान के फोर्सेस ऑलरेडी सर क्रीक के एरिया में बिल्डअप होना शुरू हो, अभी नहीं 1-1.5 साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो शुरू हो गया था, अभी बढ़ते जा। इसी तरह देश के अंदर अलग अलग कॉरिडोर, जो रेड कॉरिडोर हम कह रहे हैं समाप्त कर, वो कोशिश करें उसको रिवाइव करने के लिए दूसरे तौर तरीके से। पीएफआई को हमने बैन कर दिया, और दूसरा क्या सिमी, उसका भी एक्सटेंड कर दिया 5 साल के लिए। वो नए नए रूप और रंग के साथ उसको, जो अमेज़न के या आप जोमेटो से खाना मंगाते हैं, सावधान रहिएगा। सबसे बढ़िया तरीका है घर में बनाओ, अपना गैस है, लेकिन ये सारे जिस किस्म की पाबंदियां हो रहे हैं उसको रास्ता निकलना है, ताकि ऐसा कोई नुकसान खतरा आम जीवन की ये में खतरा से हम बच सकते हैं। दैट इज ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सर, खतरा बढ़ता जा रहा है। मल्टी कहना चाहिए मल्टी डोमेन ये हमें या मल्टी लेयर्ड हमें ये थ्रेट नजर आ रहा है, और भारत को और हम सभी को उस चीज के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान जिस तरह से लगातार ये शिकंजा चारों ओर बढ़ाता जा रहा है। सर बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।